हेलो एवरीवन, वेलकम टू तालीम एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद आमिर सुहेल और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या है, आपने एक क्यू चार्ज किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रखा हुआ है। एक दूसरा स्मॉल क्यू चार्ज आप इसके नज़दीक लेके आए हैं और इस स्मॉल क्यू चार्ज की जो पोजीशन है वो इसके रिस्पेक्ट में आर वेक्टर है। तो अगर आप कूलम्ब्स लॉ इस पे लगाएं तो कूलम्ब्स लॉ पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहाँ पर आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर भी कैप लगा हुआ होता है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर से। तो ये आर कैप क्या है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होने की वजह से इस वेक्टर में अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई की जाए तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है। तो इस यूनिट वेक्टर को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इससे क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड इतना ही है जितना इसका मैग्नीट्यूड है, बस ये आर कैप जो है वो इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे समझ लेते हैं। अगर आप इस क्यू चार्ज को यहाँ से हटा लें तो आप जानते हैं यहाँ पर कोई फोर्स नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं रहेगा, लेकिन कोई इफेक्ट इस चार्ज की वजह से होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो आप लोग जानते हैं कि जब हम इसको दोबारा यहाँ लेके आएंगे तो फोर्स फिर से आ जाता है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई इफ़ेक्ट है। वो इफ़ेक्ट क्या है? तो अर्ली साइंटिस्ट ने इस इफ़ेक्ट का जवाब देने के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड का। उन्होंने कहा कि भाई इसके चारों तरफ जो है, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तब उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो अर्ली साइंटिस्ट ने इसका जवाब इस तरीके से दिया। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि अगर किसी चार्ज Q के आसपास के सराउंडिंग में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस पॉइंट पे रखे हुए 1 यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे रखे हुए यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ चार्ज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि जो क्यू चार्ज है उसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है, या कह सकते हैं 1 कूलम लेनी है। तो क्यू अगर 1 यूनिट हो गया है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे E से और लिख देंगे ब्रैकेट में R, क्योंकि ये R पोजीशन पे रखा हुआ है, R पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इस क्यू के आसपास सराउंडिंग में उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, उस पर रखे हुए 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ 1 यूनिट चार्ज हमने रख दिया है, तो जो फोर्स लगेगा इस पर वो इतना लगेगा। इस फोर्स को ही हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। इस फोर्स को ही हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ आर कैप से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आर कैप इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। आप लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ई आर हो गया हमारा 1/4πε0 Q इंटू 1/r स्क्वायर आर कैप, यानी कि 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर टू आर कैप। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें और फोर्स में जो रिलेशन होता है, तो आप देखेंगे कि अगर फोर्स आप देखें किसी पॉइंट R पे या किसी पोजीशन R पे, तो
फोर्स ये पूरी क्वांटिटी होता है। इसमें अगर आप इस Q को इससे अलग कर दें तो बाकी पूरी क्वांटिटी क्या बच जाता है, E बच जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि FR जो होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर टू R कैप इंटू Q। मैंने यहाँ बस Q यहाँ से अलग कर दिया है, ये क्वांटिटी हमारी E हो जाएगी। तो FR इज इक्वल टू हो जाता है ER इंटू Q, या फिर कह सकते हैं कि E जो होगा वो क्या हो जाएगा, F अपॉन Q हो जाता है। ठीक, FR अपॉन Q या सिर्फ F अपॉन Q मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये है इसका रिलेशन विद फोर्स, फोर्स से इसका ये रिलेशन आता है। समझ में आ गई ये बात। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अराउंड अ पॉइंट चार्ज। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये फोर्स जब लगेगा तो ये फोर्स आप लोग जानते हैं दोनों चार्जेस पे लगता है, कैपिटल Q चार्ज पे भी लगता है और स्मॉल q चार्ज पे भी लगता है। तो क्या होगा इसमें, अगर इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए तो ये चार्ज जो है यहाँ से मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए हम जब इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी पोजीशन पे डिफाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इस चार्ज को यहाँ पर स्टेशनरी लिया जाए या फिर इसको यहाँ पर रोक के रखा जाए। रोक के रखने के क्या तरीके हैं, रोक के रखने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ पर चार्ज को किस तरीके से बाइंड कर दें या किस तरीके से बांध दें जिससे कि ये चार्ज यहाँ से ना हिले, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक और है, अगर आप इस चार्ज को सफिशिएंटली स्मॉल रखते हैं, अगर आप इस चार्ज को बहुत कम रखते हैं तो फोर्स बहुत कम होगा और इस चार्ज पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और ये चार्ज यहाँ से मूव नहीं करेगा। मतलब Q की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Q मस्ट टेंड टू ज़ीरो, के Q जो है वो ज़ीरो के आसपास वैल्यू का होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें बोर्ड में कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, मैं उन चीज़ों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। फोर्स जो था हमारा ये था और इसमें हमने Q को इसमें से अलग कर दिया है। तो फोर्स हमारा कितना हो गया, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा हमारा E इंटू Q। Q को आप इसका अपॉन में ले जाइए तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया तो किसी पोजीशन पे डिफाइन किया है। अगर आप क्या करें, अगर आप देखें ध्यान से तो क्या होगा, अगर ये Q चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगता है वो फोर्स ज़्यादा हो और वो इस फोर्स से जो है इस Q चार्ज को यहाँ से मूव कर दे, तो जो अगर वो यहाँ से इसको मूव कर देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर चेंज हो जाएगा। इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर चेंज हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि इस चार्ज को किस तरीके से यहाँ पर स्टेशनरी रखा जाए। स्टेशनरी इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसको रोक के कैसे रख सकते हैं, या तो इसको बाइंड कर दिया जाए, बाइंड करना इसका एक तरीका है, या फिर एक तरीका और है आप इस Q चार्ज को सफिशिएंटली स्मॉल रखें। अगर आप इस Q चार्ज को सफिशिएंटली स्मॉल रखेंगे तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा और ये चार्ज मूव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि Q जो चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज, वो बहुत छोटा होना चाहिए और Q चार्ज स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि Q मस्ट टेंड टू ज़ीरो। तो इसके लिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q विद लिमिट Q टेंड्स टू ज़ीरो, जहाँ पर Q जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो है या ज़ीरो के बहुत आसपास है, यानी कि Q की वैल्यू आप बहुत कम ले रहे हैं। बहुत कम अगर आप वैल्यू Q की लेंगे, स्मॉल Q की, तो वो फोर्स इतना नहीं होगा कि वो इसको मूव करा पाए यहाँ से। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज की सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस पॉइंट पर रखे 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। वो उस पॉइंट पर रखे 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक। कुछ और बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के अराउंड हम लोग देखते हैं उस चार्ज कैपिटल Q को बोला जाता है सोर्स चार्ज, और दूसरा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है फोर्स को चेक करने के लिए, उस स्मॉल q चार्ज को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस पे और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा वो सिर्फ एक चार्ज पे जो कि सोर्स चार्ज है और दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो सोर्स टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि F जो है वो Q के प्रोपोर्शनल होता है, तो F इज इक्वल हो जाएगा CQ, और आप जानते हैं कि F अपॉन Q ही क्या होता है, E होता है, तो F अपॉन Q क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाकी चीज़ें आप चेंज ना करें इस Q के अलावा तो E जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज Q पे डिपेंड नहीं करता है। रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो आप इसकी डायरेक्शन को अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन होगी, अगर मान लीजिए आपने Q चार्ज को यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा Q चार्ज जो है हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव हम इसको मान लें, दूसरा चार्ज जो हमने यहाँ रखा हुआ है उसको भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज माने तो डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, डायरेक्शन होगी ये बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें रिपल्शन फोर्स रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप इसको यहाँ की बजाय यहाँ रखें सेम डिस्टेंस पे, बस ये है डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, ये भी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, और ये भी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, r है। ठीक है, r डिस्टेंस पे ही आपने यहाँ पर दोनों को रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को बोला जाएगा रेडियली आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें सेम डिस्टेंस r वाले पॉइंट्स को, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल या एक स्फेयर बन जाएगा 3D में। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरी 3D की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा, और स्फेयर के हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन रहेगी वो रेडियली बाहर की तरफ रहेगी। रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, किसी पॉइंट को पे मतलब जो पेरीमीटर है किसी सर्कल की, उस की पेरीमीटर के किसी पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर देते हो तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है रेडियल। बाहर की तरफ होगा यहाँ से रेडियली आउटवर्ड और अंदर की तरफ होगा यहाँ से रेडियली इनवर्ड। ये है हमारा रेडियली आउटवर्ड और ये डायरेक्शन है हमारी रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए या तो रेडियली आउटवर्ड होती है या फिर रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिस तरीके का उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिर्फ हमारा सोर्स चार्ज Q पे और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस R पे डिपेंड करने की वजह से आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर ये रखा हुआ है सोर्स चार्ज Q, उसके चारों तरफ अगर आप एक स्फेयर अज्यूम कर लें और ये अज्यूम कर लें कि यहाँ पर ये जो Q चार्ज रखा हुआ है वो इस स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तब आप देखेंगे इस स्फेयर के सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि Q चार्ज सेम है और R जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो इस R डिस्टेंस सेम होने की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सब जगह पे सेम रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है या फिर स्फेरिकल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। स्फेरिकल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। तो ये एक और टर्म हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन के बारे में हुआ और स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में हुआ। ओके, अब हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लीजिए एक सिस्टम में चार्ज एक से ज़्यादा दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और इन सब के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या है, R1, R2, R3 और R4 हैं। और आपको एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, तो आप
जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक फोर्स ही होता है जो 1 यूनिट चार्ज पे लगता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है ये, बस 1 यूनिट चार्ज पे होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स एट ये 1 यूनिट चार्ज को ऐड करके यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए, इस Q1 चार्ज के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R1P। इसी तरीके से इस Q2 चार्ज के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R2P, और ये भी R3P और R4P। ठीक, अगर आप इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने चार्ज को पॉजिटिव माना है, इसको भी पॉजिटिव माना है अभी के लिए। ठीक, और इसकी वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से होगा इन दिस डायरेक्शन, और इसकी वजह से होगा इन दिस डायरेक्शन। अब क्या करना है आपको, इन सारे फोर्सेस को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देना है बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लगाइए, मैंने इन दोनों को ऐड किया बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ गया हमारा ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया हमारा E2। इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया है। ठीक, अब आप इसको, इस रिजल्टेंट को और आप इस तीसरे वाले को ऐड कीजिए, यहाँ पर भी वही काम कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। ये लगाया तो हमारा इस बार आ गया फोर्स ये, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कैसे करेंगे आप, इस तरीके से, और ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा होगा आपको, लेकिन इसी तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इससे लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर ना आए और आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये तो हो गया, हमने डायग्राम में ही समझ लिया कि हमें क्या करना है। दूसरी तरफ अगर आप इसके लिए सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R जो है पोजीशन है ड्यू टू चार्ज Q1 एट R1। जो चार्ज Q1 रखा हुआ है R1 पोजीशन पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप। ठीक है, और इसी तरीके से इस पॉइंट P पे या इस पोजीशन R पे इस चार्ज Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ दीजिए। मान लीजिए इस सिस्टम में n चार्जेस हैं, तो वहाँ उस सिस्टम में जिसमें n चार्जेस हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, देख लगा लीजिए यहाँ पर, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करेंगे आप, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू हो जाएगा ER इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन अप टू EN। आपको सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना है। ER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस EN। आपको सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ना पड़ेगा। E1 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1P स्क्वायर टू R1P कैप प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस एंड सो ऑन अप टू RN मतलब EN। कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू QN अपॉन RNP स्क्वायर इंटू RNP कैप। ठीक है, अब इन सब में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा आपका 1/4πε0 कॉमन आ गया है, अंदर बच जाएगा क्या, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा Q2 अपॉन
2p², इसमें वो छूट गया वेक्टर हमारा r1p कैप, r2p² इंटू r2p कैप प्लस एंड सो ऑन अप टू qn अपॉन rnp² इंटू rnp कैप। आपने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन निकाल लिया। अब आप चाहें तो इस इतने फॉर्म को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे क्या इसको, 1/4πε0। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Q की वैल्यू 1 से लेकर n तक वैरी कर रही है, और इस R1p में अगर आप देखें तो R1p में हर जगह पे P है लास्ट में, और यहाँ जो है 1 2 3 n तक वैरी कर रहा है, और यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, मतलब ये 1 से n तक वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ Q, क्योंकि Q की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर n तक। ओके, तो हम Q लिखेंगे QI, जहाँ पर I की वैल्यू 1 से लेकर n तक चेंज होगी। दूसरी बात, नीचे क्या हो जाएगा हमारा RIP आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर n तक ये R1p R2p आ रहा है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा क्या, RIP कैप। तो ये हमारा इसका समेशन का फॉर्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, चलिए आते हैं अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैंने उसको इस वेक्टर से दिखा दिया है। आप जानते हैं यहाँ से डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये यहाँ पर इस तरीके से इस वेक्टर से दिखा दिया, यहाँ पर ये इस वेक्टर से दिखा दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें तो सेम डिस्टेंस पे ये वेक्टर्स जो हैं इनकी लेंथ जो है वो सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और देख सकते हैं इन वेक्टर्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। जैसे अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे इससे आगे जो वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स की लेंथ इनसे छोटी है, और देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ आकर वीक हो गया है। और इससे आगे और जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ और भी छोटी हो गई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और भी वीक हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है, इन एरो की लेंथ से। ठीक है, लेकिन अगर हम इन एरोज को ज्वाइन कर दें तो ये तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से दिखा पा रही है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कहाँ पर वीक है, वो यहाँ पर गायब नहीं हुई है। गायब कैसे नहीं हुई है, लेंथ तो यहाँ से गायब हो गई क्योंकि उन्होंने सबको ज्वाइन कर दिया है। लेंथ तो गायब हो गई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो क्लोजनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो यहाँ पर अब स्ट्रेंथ को बता रही है। आप देखेंगे यहाँ पर लाइंस जो है वो ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद में अगर आप देखें दूर जाएं से थोड़ा सा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये लाइंस जो हैं वो बहुत दूर हैं, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो यहाँ जो क्लोजनेस है लाइंस के बीच की, वो बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये ऐसा कर्व होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास में, जो किसी पॉइंट ऐसा कर्व होती हैं जिस पर टेंजेंट, उस कर्व पे जो टेंजेंट होती है, उस कर्व पे जो टेंजेंट होती है वो शो करती है, शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वो उस पर उसकी डायरेक्शन को दिखाती है। साथ ही साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हमें पता चल जाती है बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। जो इसमें हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर जितना ज़्यादा क्लोज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस से आप ये समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग है और कहाँ पर वीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरीके से इसके आसपास अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी।
अगर हम चाहें तो उस चार्ज के लिए और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी पर्टिकुलर प्लेसेस पे। लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, वो इन्फॉर्मेशन उसमें ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ने से बस क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये चार्ज था हमारा, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ने से फील्ड लाइंस तो बढ़ गई हैं, लेकिन आप देखेंगे डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है, क्लोजनेस की डिग्री में अभी वही डिफरेंस है। यहाँ पर लाइन ज़्यादा क्लोज है और यहाँ पर लाइंस थोड़ा सा अलग हैं, दूर हैं। ठीक है, तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए बस ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है, कहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर डेंसिटी कम है। ठीक है, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया से लाइंस ज़्यादा जा रही हैं, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक चार्ज दिया हुआ है, इस चार्ज के आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, मैंने एरिया ले लिया इतना बड़ा, और मैंने इसी एरिया को कुछ और डिस्टेंस पे, अलग डिस्टेंस पे ले लिया। तो आप देखेंगे ये, अब देखेंगे इस पोजीशन पे या इस पॉइंट पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं इन कंपैरिजन टू दिस एरिया। अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पर 3 लाइंस पासिंग होती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर 2 लाइंस। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू दिस वन। और आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 2 लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ पर 3। ठीक है, और इसकी डिपेंडेंस को अगर आप समझें तो आप इसको सॉलिड एंगल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल से क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी प्लेन ऑफ पेपर में काम नहीं करता है। प्लेन ऑफ पेपर का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ रखा है तो सिर्फ फोर्स यहाँ इसी बोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बोर्ड के अंदर कोई पॉइंट होगा, उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ ये बोर्ड के बाहर जो पॉइंट है, ये बाहर है पॉइंट, बोर्ड से मैं बहुत दूर हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो लाइंस हर चारों तरफ होती हैं किसी भी चार्ज के, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसका इफेक्ट अगर देखना है तो हमें सॉलिड एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, एक एरिया जिससे हमें लाइंस जो पास हो रही हैं उनको देखना है। तो आपने मान लीजिए ये सॉलिड एंगल यहाँ पर कंसीडर कर रखा है। तो सॉलिड एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, या फिर डिस्टेंस स्क्वायर कह सकते हैं, आर स्क्वायर। जैसे कि हमारा जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू दिखता है आर्क अपॉन रेडियस से, कि आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, या फिर कह सकते हैं उस आर्क के और पॉइंट के, जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस को ही हम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर वो एरिया जैसे मान लीजिए क्या है, मैं ये वाला एरिया देख ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये एरिया जो है वो इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल को मैंने बोल दिया डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, ओमेगा है सिंबल। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है एरिया, जो एरिया सबटेंड कर रहा है, अपॉन रेडियस स्क्वायर, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस, मैंने इसको बोल दिया R1। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल है। आप इस सॉलिड एंगल में देख सकते हैं कि जितनी लाइंस यहाँ से पास होंगी उतनी ही लाइंस इसी सॉलिड एंगल के अंदर हर जगह से पास होंगी। मतलब इस सॉलिड एंगल के अंदर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सेम रहेंगी, ये हमारा P1 पॉइंट पे हमने एरिया लिया था। अगर अब हम इस P2 पॉइंट पे ये एरिया ले लेते हैं तो ये एरिया ज़्यादा है जो इस सॉलिड एंगल को सबटेंड कर रहा है। ठीक, ये है P2। ठीक है, तो एरिया एट P1 मैं देख लेता हूँ, जो P1 पे जो एरिया होगा वो एरिया कितना हो जाएगा, इसको मैंने A1 से दिखा दिया है। ये कितना हो जाएगा, एरिया का मामला हो जाएगा सॉलिड एंगल इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। और जो हमारा P2 पॉइंट है, अगर हम उस पर एरिया देखें तो एरिया कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। तो ये क्या है, एक सॉलिड एंगल के लिए हमने एरिया देखा है जिससे सेम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसमें स्ट्रेंथ में डिपेंडेंस समझनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस देखनी पड़ेंगी। क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने यही तो कहा है कि किसी
इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एरिया सेम लेंगे और सेम एरिया का हम क्या लेंगे, यहाँ पर यूनिट एरिया लेंगे। यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखेंगे तो हम कहेंगे, हमने माना कि डेल्टा ओमेगा से जो लाइंस पास हो रही हैं वो लाइंस पास हो रही हैं एन लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट P1 पॉइंट पे नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस सॉलिड एंगल से n लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि A1 एरिया से n लाइंस पास हो रही हैं, तो यूनिट एरिया से जो लाइंस पास होंगी वो कितनी पास होंगी, n अपॉन A1, और A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, R1 स्क्वायर ओमेगा। तो ये हो जाएगा n अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है यूनिट एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस थ्रू यूनिट एरिया। ये जो है ये दिखा रहा है n अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट P2 के लिए देखें तो P2 पॉइंट पे जो A2 एरिया से लाइंस पास हो रही हैं, कितनी पास हो रही हैं, n, तो यूनिट एरिया से कितनी पास हो जाएंगी, n अपॉन A2, और A2 की वैल्यू क्या है, R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर n और डेल्टा ओमेगा दोनों जगह ही सेम है, क्योंकि सेम सॉलिड एंगल है और सेम नंबर ऑफ लाइंस हैं इस सॉलिड एंगल से पास होने वाली। ठीक है, तो आप इससे ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो सिर्फ हमारी इस डिस्टेंस r पे डिपेंड कर रही है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, 1 अपॉन r स्क्वायर पे, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा कि ये इसकी डिपेंडेंस जो है वो r पे किस तरीके से रहती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डिपेंडेंस देख ली है एक सॉलिड एंगल को कंसीडर करके। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कर्व होती हैं, ऐसा कर्व जिस पर टेंजेंट जो है, टेंजेंट टू कर्व shows the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा कर्व होती है जिस पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। साथ ही साथ कोई भी कर्व हो उस पर आप टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एक एरो ज़रूर लगाया जाता है जो एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। अगर एरो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी डेंसिटी को देखना पड़ेगा। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कर्व होती हैं जिस पर टेंजेंट जब ड्रॉ की जाती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है उस पॉइंट पे। ठीक है, और क्लोजनेस से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कैसा है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। फैराडे ने इसको फोर्स लाइन कहा था। क्या कहा था, फोर्स लाइंस कहा था। फोर्स लाइंस इनको इसलिए कहा था क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी तरफ होती है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए उसने इनको फोर्स लाइंस कहा था। लेकिन बाद में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लगता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इसके साथ में पढ़ने लगे तो ये टर्म जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है
क्योंकि वहाँ पर जो फोर्स लाइंस, वहाँ पर जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो फोर्स की डायरेक्शन को नहीं दिखाती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर भी चेंज कर दिया, हम इन्हें इनको फोर्स लाइंस की जगह पर फील्ड लाइंस कहना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इनको फील्ड लाइंस कहना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमने कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इंडिविजुअल इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, रेडियल लाइंस ड्रॉ होंगी और सारी की सारी आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है, मतलब जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बाहर की तरफ है। अगर आप निगेटिव चार्ज के लिए देखें तो यहाँ पर भी रेडियल लाइंस ड्रॉ होंगी सिर्फ, और डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगा, रेडियली इनवर्ड लगेगा, इसीलिए इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो रेडियली इनवर्ड ड्रॉ होती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चार्ज हमने देखा है जहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखे हुए हैं। उससे क्या होगा, हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का हमें फील्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये फील्ड लाइन सारी की सारी डायरेक्टेड होंगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसीलिए यहाँ पर सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ डायरेक्ट होती हैं। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, इस डेंसिटी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे सिस्टम में है जहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो, तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कन्फिगरेशन है को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ एंटर करती हैं। तो यहाँ इस तरीके की लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, ये पूरा इसका कन्फिगरेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कन्फिगरेशंस है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको देखनी थी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाती हैं। तो अगर आप एक सिस्टम ऐसा देखें जिसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ से निकलेगी और जाकर इन्फिनिटी पे एंड होगी। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। और अगर आप एक सिर्फ नेगेटिव चार्ज का सिस्टम देखें तो लाइंस जो है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और जाकर इस नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज फ्री रीजन में कंटिन्यूअस होती हैं। जैसे मान लीजिए ये इस चार्ज के आसपास का रीजन है, इस रीजन में कोई चार्ज है नहीं है, इसलिए हम इस रीजन को क्या कह सकते हैं, चार्ज फ्री रीजन कह सकते हैं। चार्ज फ्री रीजन में जो लाइंस होती हैं हमारी कंटिन्यूअस होती हैं, लगातार होती हैं, कहीं से भी ब्रेक नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये रीजन देखें तो इस रीजन में चार्ज लिखा हुआ है और इस रीजन में जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कंटिन्यूअस नहीं है। आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ जाके ख़त्म हो जा रही है, अंदर ये लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ये लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस होती हैं किसमें, चार्ज फ्री रीजन में। समझ में आ गई बात, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम आएँ तो थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाता है भाई कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कर्व होता है जिस पर टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस कर्व की वजह से एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, दोनों की दोनों क्या दिखा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। मान लीजिए क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ जाके एंड हो, मतलब स्टार्ट कहीं से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ जाके ये हमने क्लोज लूप बना दिया। ऐसा क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। तो ये इसकी चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इतना ही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।